तो जय हिंद मित्रों। अगस्त के पार्ट फोर्थ के करंट अफेयर्स आप लोगों के सामने हैं। इसकी जो पीडीएफ है उसको मैंने टेलीग्राम के साथ साथ सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे भी शेयर कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है मैं लिंक दे रखा है, वहां जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब से आपके एक दिन का डिफरेंस रहेगा वीडियो लेक्चर वीडियो में और पीडीएफ में। पहले काफ़ी ज़्यादा रहता था, लेकिन अब इनको साइमल्टेनियसली कवर करने का हमने प्लान किया है, तो फिर वही अब इसको साइमल्टेनियसली ही किया जाए। इसी के साथ साथ आपको पता है कि भाई 2 दिन पहले सीडीएस का नोटिफिकेशन भी आ चुका है ना। नोटिफिकेशन आ चुका है, तो भाई सबसे ज़रूरी बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये कि सीडीएस की प्रिपरेशन बसंत 2 सीडीएस 1 2025 में 1 जनवरी से की जाए। 100 डेज का बैच है, ऑनलाइन बैच है, लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी, जीके कंप्लीट की जाएगी, इंग्लिश कंप्लीट की जाएगी और उसके साथ साथ में मैथमेटिक्स भी कंप्लीट की जाएगी। आपके पास ऑप्शन है कि आप सिर्फ मैथमेटिक्स वाला बैच लेना चाहते हैं, जीके और इंग्लिश यानी कि ओटीए वाला बैच लेना चाहते हैं, या फिर कंबाइंड सारे सब्जेक्ट वाला बैच लेना चाहते हैं। वो सब कुछ वही हमारे पास है। ठीक है, आपको सिंपल सा ऐसा करना है कि 8839961158 पर डीएम करना है इनरोलमेंट के लिए। बाकी डिटेल्स जो भी एक्स्ट्रा आपको पूछनी हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप इस नंबर पे डीएम करके पूछ सकते हो। ठीक है, सीधी सी बात है, अब टाइम हमारे पास ज़्यादा रहा नहीं है। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए भी स्ट्रेटेजी मैंने डाल दी है, और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो इसके लिए भी स्ट्रेटेजी जो है मैंने ऑलरेडी डाल दी है ना। दोनों के लिए स्ट्रेटेजी आप लोगों के पास है। तो बस अब आपके ऊपर है कि भाई आप इसको किस तरीके से करना चाहते हो, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, टाइम कम है। तो फिर अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो आई वॉन्ट सजेस्ट कि भाई आप खुद से प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम दो। वैसे कर भी सकते हो यार, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 24 घंटे अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड हैं और कुछ आपके पास एंगेजमेंट नहीं है, तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऑफिस जा रहे हो, स्कूल सॉरी कॉलेज वगैरह जा रहे हो, तो लिमिटेड टाइम रहता है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे केस में हमें एक सिस्टमैटिक गाइडेंस चाहिए होता है जो कि आपको पूरी सीडीएस की फुल फुल प्रिपरेशन करा दे। इसमें आपके पीडीएफ भी हो, नोट्स भी हो, सारा मटेरियल वगैरह भी हो, कुछ भी अलग से कहीं भी करने की जरूरत नहीं है। बस टीचर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जिसने 6 बार सीडीएस निकाला हुआ है और आर्यन ने 5 बार सीडीएस फॉर एएफए निकाला हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो ये मैथ पढ़ाता है तो उसका एएफए का हाईलाइट करना जरूरी है। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कि कैबिनेट ने बायो E3 बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है। अब ये जो बायो E3 पॉलिसी हमारी है, ये एम करती है कि हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग की जाए। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग, ये इनका एम है। ठीक है, सॉरी, टीयू, हाँ ये इनका एम है। और उसके साथ साथ 6 स्ट्रेटेजिक थीमेटिक सेक्टर्स पे फोकस करेंगे। बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम्स, फंक्शनल फूड्स एंड स्मार्ट प्रोटीन्स, प्रिसीजन बायोथेरेपेटिकल्स और क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड फ्यूचरिस्टिक मरीन एंड स्पेस रिसर्च। ये आपके पिलर्स पूछे जा सकते हैं, सेक्टर्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी एबिलिटी जिसके द्वारा बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा सके। ठीक है, बायो बेस्ड जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सके, और वो कैसे, एक ऐसे इंटीग्रेशन के साथ जिसमें हमने एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस का यूज किया। इंडिया के बायोटेक सेक्टर की बात करते हैं तो इंडिया का बायोटेक सेक्टर का वैल्यूएशन 2023 में था $151 बिलियन। ठीक है, जो कि 2030 तक 300 बिलियन तक पहुंच जाएगा, ऐसा एस्टिमेशन है। ठीक है, ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में इंडिया का 3% शेयर आ जाता है, और एशिया में हमारी रैंक आ जाती है थर्ड। ठीक है, कितने में आती है भाई, टोटल 12 बायोटेक डेस्टिनेशन हैं ग्लोबली, उसमें भाई हमारी क्या बोलते हैं थर्ड रैंक आ जाती है एशिया। ठीक है, और टोटल 12 में से भी हम इंक्लूडेड हैं ग्लोबली। की इनिशिएटिव्स में भाई इंडिया का नेशनल बायो फार्मा मिशन है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल वगैरह वगैरह आ जाओ। अब उसके बाद बात की जाएगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नो बार ऑन एंटिसिपेटरी बेल अंडर SC/ST एक्ट अनलेस प्राइमा फेसी ऑफेंस इज मेड आउट। कि भाई एंटिसिपेटरी बेल देने में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी जब तक सामने प्रथम दृष्टया ये ना देखा जाए कि भाई आपको ऑफेंस किया गया है। रिसेंटली 2 जजेस की बेंच थी, जस्टिस जीबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई एंटिसिपेटरी बेल जो आपकी दी जाती है, किसमें दी जाती है, ये दी जाती है सेक्शन 18 में। ये सेक्शन 18 आ जाता है SC/ST एक्ट का, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ठीक है,
ये एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक प्राइमा फेसी जो आपका ऑफेंस है, जो केस है, वो इस एक्ट के अंडर में एक्यूज के खिलाफ किया गया है। यानी कि कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की है कि भाई अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर का सिर्फ इंसल्ट करते हो, है ना, सिर्फ उसका इंसल्ट किया गया है, तो वो SC ST एक्ट के अंडर में नहीं आता, जब तक जो एक्यूज्ड है उसका इंटेंशन ये था कि भाई वो क्या करना चाहता है, इस बंदे को ह्यूमिलिएट करना चाहता है, और वो भी किस बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। सिर्फ भाई आपका नॉर्मली क्या बोलते हैं, इंसल्ट कर देना, वो नहीं आएगा, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि जो इंटेंशनल इंसल्ट है या फिर इंटिमिडेशन है, जो कि सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए किया जा रहा है ना, जैसे कि छुआछूत हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया, भाई ये नहीं होना चाहिए। अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, कास्ट सुपीरियरिटी वाला नहीं होना चाहिए। अगर इस तौर पे भाई आपका किसी का इंसल्ट किया जा रहा है, इंटिमिडेशन किया जा रहा है, तो इस एक्ट के अंडर में काउंट किया जाए। भाई हमें ये भी समझना है कि एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है। तो ये एक डायरेक्शन होता है हाई कोर्ट के द्वारा या फिर किसी भी सेशन कोर्ट के द्वारा, ठीक है, हाई कोर्ट या कोई भी सेशन कोर्ट के द्वारा एक आपका डायरेक्शन होता है कि भाई इस इंसान को जो अक्यूज्ड है, इसको बेल पे यानी कि जमानत पे रिहा कर दिया जाए, है ना। मतलब कि अगर किसी बंदे को आपने अरेस्ट किया है या फिर एक्विजिशन लगा है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, यानी कि ऐसा ऑफेंस जिसमें नॉर्मली जमानत नहीं मिलती है, तो भाई इसको एंटिसिपेटरी बेल इस केस में दी जाती है। अब देखो भाई हमारा सेक्शन 438 जो है CRPC का जो हुआ करता था, इसमें एंटिसिपेटरी बेल से रिलेटेड प्रोविजंस आ जाते हैं। और जो नए रिफॉर्म क्रिमिनल लॉस आए हैं, इसमें सेक्शन आ जाता है 482 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें रेलेवेंट प्रोविजंस आ जाते हैं एंटिसिपेटरी बेल के। और अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 की, तो भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो SCs हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उन अगेंस्ट में ऑफेंसेस होते हैं उनको रोकना, ठीक है। तो स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती थी ऐसे ऑफेंसेस के ट्रायल के लिए, और इनको रिलीफ और रिहेबिलिटेशन विक्टिम्स को दिया जाता था, ठीक है। कुछ आपके सैलेंट फीचर्स भी आ जाते हैं कि जो एक्यूज्ड है वो आपका किसी भी प्रकार की SC या ST का मेंबर नहीं होगा, ठीक है। ऑफेंसेस जो किए जाते हैं इसमें SC और ST के मेंबर्स को मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए यूज किया जा रहा है, एम्प्लॉय किया जा रहा है ना। या फिर आपके शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की वुमेन को क्या बोलते हैं, मंदिरों वगैरह में या फिर देवदासी के तौर पे रखा जा रहा है, या फिर उनको कस्टमरी राइट ऑफ पैसेज कि भाई पब्लिक रिसोर्ट्स में जाने नहीं दिया जा रहा है, मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा है, या फिर इस तरह की जो चीजें आ जाती, ठीक है। तो इसमें पब्लिक सर्वेंट्स के लिए नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज में पनिशमेंट का भी प्रावधान है अगर वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के नहीं होंगे तो। फिर आ जाते हैं कि भाई यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को कर दिया है अप्रूव। अब ये जो भाई हमारी UPS है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये आपकी बेस्ड है रिकमेंडेशंस पे TV सोमनाथन, जो भाई हमारे नए सेक्रेटरी बने हैं, चीफ सेक्रेटरी बने हैं, है ना। TV सोमनाथन कमेटी 2023 की जो थी उसकी रिकमेंडेशंस आई थी, और ये 1 अप्रैल 2025 से रेट्रोस्पेक्टिव में इफेक्टिव हो जाएगी। UPS क्या कर रही है, UPS आपके ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, न्यू पेंशन स्कीम जो है, इन दोनों को इंटीग्रेट कर रही है। इन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि इसमें एश्योर्ड मिनिमम पेंशन दी जा रही है, ठीक है। 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे जो है वो आपकी जो आपने पिछले 12 महीनों में निकाली है सुपर एनुएशन होने से पहले, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस यानी कि 25 साल होनी चाहिए, और आपने जो लास्ट पेमेंट निकाली थी उसका 50% तो आपको एवरेज एश्योर्ड मिनिमम पेंशन दिया ही जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपकी सर्विस जो है, मिनिमम सर्विस अगर आपकी 10 साल की भी रहती है, लेसर सर्विस पीरियड रहता है, तो उसमें भी इसका एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन जो है वो डिसाइड किया जाए। तो OBS के अंदर में क्या होता था कि भाई 50% जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होती थी, वो आपकी 12 महीनों के एवरेज के हिसाब से कहा क्या बोलते कंसिडर की जा उसके बेसिस पे कंसिडर की जाती थी। जबकि NPS में क्या होता था, ये एक मार्केट लिंक्ड स्कीम थी जिसमें कोई एश्योर्ड पेंशन नहीं थी, इसमें शायद लमसम दिया जाता, ठीक है। अब एश्योर्ड फैमिली पेंशन की अगर हम बात करते हैं, तो जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो भाई उस इंसान की 60% की जो आपकी पेंशन होती है, जो उसके डिमाइस से पहले होती है, वो उसकी फैमिली को दी जाती है, ठीक है। अश्योर्ड मिनिमम पेंशन में अगर हम देखें, तो इसमें आपका 10,000 रुपए जो है पर मंथ के बेसिस पे दिया जाता है, अगर भाई आपकी 10 साल की सर्विस है।
है ना। और ओपीएस और एनपीएस में से इसको 9,000 रुपए बढ़ा दिया है। ठीक है, 9,000 रुपए पर मंथ आपका जो है वो ओपीएस और एनपीएस में पहले हुआ करता था। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी भाई इसमें आपका लागू किया गया। ठीक है, यानी कि भाई आपका ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो रहता है आपका इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, AICPIW, यानी कि बढ़ती महंगाई के साथ में इनका जो है वो आपका डियरनेस अलाउंसेस वगैरह जो है वो भी बढ़ाया जाएगा, है ना। हर साल भाई हमारी महंगाई बढ़ती है तो उसके बेसिस पे किया जाएगा, और ये कुछ आपकी फैसिलिटीज इसमें आ जाती। फिर उसके बाद बात करेंगे, कोई पीएमजी जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है लखपति दीदी सम्मेलन में जलगांव में। ठीक है, सर्टिफिकेट्स आपके 11 लाख नई लखपति दीदीज को दिए गए, और तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए के जो है वो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट रिलीज किए गए। अब अगर हम लखपति दीदीज की बात करें तो ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, मेंबर होते हैं, जो कि अर्न करते हैं एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ ₹1 लाख या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो रहते हैं ये आपके इनफॉर्मल ग्रुप्स रहते हैं, जिसमें कॉमन प्रॉब्लम्स और म्यूचुअल सपोर्ट को देखा जाता है। अब लखपति दीदी जो आपका स्कीम है ये बेसिकली निकल के सामने आया है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इससे निकल के सामने आया है, और ये एक सेपरेट स्कीम नहीं है। तकरीबन 1 करोड़ लखपति दीदी एट प्रेजेंट जून 30, 2024 के बेसिस पे इनका नंबर दर्ज किया गया है। फिर बात की जाएगी, यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड स्कीम विज्ञान धारा को अप्रूव किया है, तो यूनियन कैबिनेट ने 3 अम्ब्रेला स्कीम्स के कंटिन्यूएशन को मंजूरी दी। 3 अम्ब्रेला स्कीम्स आ जाती, ठीक है, इनको क्या कर दिया जाएगा, इनको मर्ज कर दिया जाएगा एक यूनिफाइड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। ठीक है, इसका नाम होगा भाई हमारा विज्ञान धारा। ठीक है, ये बिलोंग करेगी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। अब विज्ञान धारा की अगर हम बात करेंगे तो इनका सीधा सा मतलब होता है कि आपका जो SNT कैपेसिटी बिल्डिंग होती है उसको बढ़ाना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाना है। ठीक है, इसके साथ साथ रिसर्च को भी बढ़ावा देना है, इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, ताकि भाई हमारे देश के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का जो इकोसिस्टम है वो खड़ा किया जा सके। अब इसके अंदर आपके 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूशनल और ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, दूसरा आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लैब्स का डेवलपमेंट। ठीक है, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट भी इसके अंडर में आ जाता है। इसके आउटले की बात करें तो तकरीबन 10,000 करोड़, 10,589 रुपए जो है वो आपका 15 फाइनेंस कमीशन ने इसके लिए मंजूर किए थे, जो कि आपका 2021 से लेके 2022 और 2025 से लेके 2026 तक किए जाने हैं। ठीक है, फिर हम बात की जाएगी सोना बॉयज की, तो रिसेंटली यूएस ने अप्रूव कर दिया है कि भाई एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनो बॉयज जो हैं इनको भाई और इससे रिलेटेड इक्विपमेंट जो है वो इंडिया को दिए जाए, है ना। ये एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंटी सबमरीन वॉरफेयर टैक्टिकल सोनार सिस्टम्स होते हैं, जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं रिलेटेड टू द सबमरीन एक्टिविटी। ठीक है, अब ये यूज क्या करते हैं भाई, ये आपका यूज करते हैं एक ट्रांसड्यूसर को, एक ट्रांसड्यूसर यूज किया जाता है, एक रेडियो ट्रांसमीटर यूज किया जाता है, ताकि भाई आपके अंडर वाटर साउंड्स को रिकॉर्ड और ट्रांसमिट किया जा सके। इसमें 3 अलग अलग टाइप आ जाते हैं। एक भाई हमारा पैसिव सोनोबॉय आता है, ये अंडर वाटर माइक्रोफोन्स को यूज करता है टू लिसन फॉर साउंड एनर्जी के एक टारगेट से। एक्टिव सोनोबॉयज आते हैं भाई हमारे, ये एक ट्रांसड्यूसर को इस्तेमाल करते हैं, और फिर आपका क्या करते हैं, अकॉस्टिक सिग्नल को भेजते हैं, और फिर रिटर्न इको इफेक्ट को सुनते हैं भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का। और उसके बाद आपके स्पेशल पर्पस आ जाते हैं, स्पेशल पर्पस बॉयज इनको कहा जाता है। इनका क्या काम रहता है भाई, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं एनवायरनमेंट, वाटर टेम्परेचर, वेव हाइट, ये सबसे रिलेटेड। फिर बात की जाएगी स्क्रब टाइफस की, तो रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर है मेघालय के, ठीक है, मेघालय के चीफ मिनिस्टर को पॉजिटिव टेस्ट किया गया है स्क्रब टाइफस के लिए, है ना। इसको बुश टाइफस भी कहा जाता है। ये एक डिसीज होती है जो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। इस बैक्टीरिया का नाम है ऑरेंटिया टुसुटसुकेमेसी। भाई बड़े कॉम्प्लिकेटेड से नाम आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या बोलते हैं, ये इन्फेक्टेड चिगार्स जो होते हैं ना, इनको चिगार्स कहते हैं, चिगर्स, सॉरी, चिगर्स मतलब कि ये लार्वल माइट्स होते हैं।
ठीक है, बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इनके बाइट की वजह से लोगों में फैलता है। इसके सिम्टम्स में बुखार आ जाता है, हेडेक आ जाता है, बॉडी एक्स होते हैं, रैश होते हैं, और स्कैब लाइक रीजन आपका चिगर बाइट साइट जिसको एस्केर कहा जाता है वो भी शरीर में डेवलप हो जाता है। कोई वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल नहीं है। ज्यादातर जो केसेस इसके आ जाते हैं वो साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं, चाइना में आते हैं, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, और नदर्न ऑस्ट्रेलिया में भी आए थे। फिर बात करते हैं एटेकामा सॉल्ट फ्लैट की। तो एक स्टडी रिसर्चर्स के द्वारा की गई है ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड, और उन्होंने देखा है कि चाइल्ड का जो एटेकामा सॉल्ट फ्लैट है ये आपका सिंक कर रहा है, ये डूब रहा है। क्यों? क्योंकि लिथियम और ब्राइन का जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, हो रहा है। बेसिकली लिथियम और ब्राइन का एक्सट्रैक्शन हो रहा है। इसको मतलब सगन अमेरिकन की लैंग्वेज में सलार दे एटेकामा भी कहा जाता है। ये बिगेस्ट सॉल्ट डिपॉजिट है भाई हमारे चाइल्ड का, ठीक है। इसका रफ वाइट सरफेस है भाई, कुछ इस तरह का रफ इसका वाइट जो है वो सरफेस है, और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा सॉल्ट का लेक है, एक तालाब है। ये जो लेक सॉल्ट फ्लैट के अंदर आता है, यहाँ पर लिथियम काफी ज्यादा पाया जाता है। लिथियम रिजर्व्स के तौर पे वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट ये जाना जाता है, ठीक है। ये चाइल्ड के एटेकामा डेजर्ट में लाई करता है, सबसे ड्राइएस्ट प्लेस आ जाती है अर्थ की। नदर्न पार्ट जो इस बेसिन का है वो आपका सैन पेड्रो रिवर डेल्टा का एरिया आ जाता है। फिर हम बात करेंगे द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो ट्राइबल्स को किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ही पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होने वाली हैं, वैसे ही कुछ खास समूह के लोग जो कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होने देना चाहते, है ना, जो दूसरे रिचुअल के लिए काम करते हैं, उनके प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते, ठीक है। अब देखो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा आ जाती है। ये जो आपका प्रोजेक्ट आ जाता है, यहाँ पे पोर्ट भी बनेगा, यहाँ पे एयरपोर्ट भी बनेगा, यहाँ पर पावर प्लांट जो है वो भी बनाया जाएगा, टाउनशिप बनाई जाएगी। नेशनल डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के लिए अंडमान और निकोबार तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी 72,000 करोड़। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पोटेंशियल की बात करें तो स्ट्रेटेजिकली ये हमारा इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स के पास आ जाता है ना। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो शोम्पेन ट्राइब्स आ जाते हैं उनके बचाव के लिए एक नेट इंक्रीज किया गया है पूरे ट्राइबल रिजर्व लैंड। फिर बात करी जाएगी माशा कैंडी रिवर की। तो एक टूरिस्ट बस जो है वो आपकी माशा कैंडी रिवर में गिर गई, जिसकी वजह से तकरीबन 14 इंडियंस की डेथ हो, ठीक है। अगर हम इस रिवर की बात करें तो ये एक स्नो फैड पेरेनियल रिवर है, हिमालयन रिवर है, जो कि नेपाल में फ्लो करती है तकरीबन 150 किलोमीटर तक, ठीक है। मार्शल एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गंडकी रिवर की। अगर आप इसको देखोगे भाई तो ये गंडकी रिवर का बेसिन है, इसी में माशागाडी रिवर बेसिन जो है हमारा वो आ जाता है। तो ये गंडकी रिवर की क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है, पहली बात तो ये है। इसके बाद ये गंगा जी को भी ज्वाइन करती है, गंगा जी को ज्वाइन करती है हाजीपुर में, ठीक है। हाजीपुर आपका पटना के पास आ जाता है। और गंडकी जो रिवर है इसको नारायणी के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल के जो प्लेन्स हैं, है ना, वहां पर। और गंडक नाम से इसको इंडिया में जाना जाता है। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग होती है, बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो भी इस रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। फिर हम बात करेंगे सोनोल्यूमिनिसेंस की। तो पिस्टल श्रिम्प्स जो होते हैं, झींगे, इनको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, झींगा बोलते हैं। पिस्टल श्रिम्प जो कि बिलोंग करते हैं एल्फिडाई फैमिली को, ठीक है। ये सोनोल्यूमिनेंस नाम का लिमिनेसेंस नाम का एक प्रोसेस दिखाते हैं। अपने क्लॉज को क्या करते हैं, रैपिडली क्लिक करने के बाद, स्नैप करने के साथ, तो टिक करने के बाद, है ना। यानी कि ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें अंदर के लिक्विड्स के जरिए लाइट को प्रोड्यूस किया जाता है, और ये किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से, ठीक है। ये आपका तब फॉर्म होता है जब बबल्स, ये जो लिक्विड्स इनके अंदर होते हैं ना, इनके लिक्विड के अंदर कैविटेशन होते हैं, उन कैविटेशन के द्वारा आपके बबल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। और ये इंटरेक्ट करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के साथ में, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग हाई और लो प्रेशर के जो आपके साउंड वेव्स होते हैं उसकी वजह से इन बबल्स में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसकी वजह से इंटेंस टेम्परेचर बढ़ता है ना, गैसेस का आयोनाइजेशन होता है बबल्स के अंदर, और लाइट एनर्जी का रिलीज हो जाता है। फिर बात की जाएगी महान विभूति शिवराम हरि राजगुरु, जिनका जीवन काल संक्षिप्त था लेकिन बहुत ही बेहतर था। 1908 से लेकर 1931 बहुत बड़े क्रांतिकारी थे शिवराम हरि राजगुरु,
ठीक है। इनको इनकी 116th बर्थ एनिवर्सरी पे रिमेंबर किया गया, जो कि आती है अगस्त 24। इनका जन्म खेड़ विलेज में हुआ। खेड़ विलेज को अब राजगुरु नगर नाम से जाना जाता है, जो कि पुणे में पड़ता है, महाराष्ट्र। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक्टिव मेंबर थे। सुखदेव के और भगत सिंह के साथ में इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सैंडर्स के असैसिनेशन में भी पार्टिसिपेट किया 1928 में, ताकि लाला लाजपत राय की मृत्यु को बदला लिया जा सके। और 23 मार्च 1931 को इन तीनों फ्रीडम फाइटर्स को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया। ठीक है। तो मार्च 23 जो है उसको शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाता है, इन तीनों लोगों को, क्रांतिकारियों को कमेमोरेट करने के लिए। फिर हम बात करेंगे इंडिया के पहले क्वांटम कंप्यूटर सेट की, जो लॉन्च किया जाएगा अंडर नेशनल क्वांटम मिशन NQM। इस मिशन का गोल इतना सा है कि भाई एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर जो है वो सेट अप करना है जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 20 से 50 क्यूबिट्स होगी। इसकी इतनी भाई कैपेसिटी होगी। अगले 3 सालों में कर रहा है। ठीक है। ये अगले 3 सालों में करना है। और फिर 50 से 100 क्यूबिट्स जो है वो अगले 5 सालों में करना है। और 50 से 1000 जो है वो अगले 10 सालों में करना है। 4 कंपनीज जो कंपनीज एट 2013 में आ जाती हैं, और उसके साथ साथ स्टार्टअप्स के लिए ग्रांट जो है वो भी दिया जाएगा अगर NQM के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब आ जाता है कि साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट करना है, एक इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाना है क्वांटम टेक्नोलॉजी की फील्ड में, है ना। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो भाई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिशन की ड्यूरेशन 2023 से लेके 2031 तक है। ठीक है। मिशन के ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बिठाना, इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है। इस तरह की चीजें। फिर उसके बाद आएंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY पे बात करेंगे। नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन कंप्लीट्स 10 ईयर, 10 साल इसके पूरे हो चुके हैं। PMJDY को 2014 में लॉन्च किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस सब तक पहुंचाया जा सके। इसमें आपकी बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट आ जाता है। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद में आपका क्रेडिट एंड इंश्योरेंस आ जाता है। ये सॉरी इंश्योरेंस आ जाता है, पेंशन आ जाता है, एक अफोर्डेबल मैनर। इसके की फीचर्स की बात करें तो भाई ये जो हमारे बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट रहते हैं, इनको BSBA या फिर PSBD भी कहा जाता है। ये किसी भी बैंक की ब्रांच में खोले जा सकते हैं, इन एनी बैंक ब्रांच, कहीं भी आप इनको खोल सकते हैं। किसी भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट यानी कि बैंक मित्र आउटलेट में भी खोल सकते हैं, किसी भी ऐसे इंसान के द्वारा जिनका कोई भी अकाउंट नहीं है ना। इसका सीधा सा फोकस जो है वो हर अनबैंक्ड एडल्ट पे चला जाता है जो बैंकिंग सर्विसेज से नहीं जुड़े हैं। ठीक है। इसके साथ साथ फ्री एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस जो है उसका कवर भी दिया जाता है आपका रुपए कार्ड्स पे। ठीक है। ये आपका पहले 1 लाख हुआ करता था, अब इसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। ठीक है। ये PMJDY अकाउंट्स के लिए कर दिया गया है 2018 के बाद से। इसके साथ साथ 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज और अपर एज लिमिट जो है ओवरड्राफ्ट के लिए वो 65 ईयर्स कर दी गई है। ये जितने भी PMJDY अकाउंट्स होते हैं ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए एलिजिबल होते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी किसी भी स्कीम का डायरेक्ट बेनिफिट जो मिलता है, सब्सिडीज वगैरह मिलती हैं, डायरेक्ट इनको मिल सकती हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी भाई इनको अवेलेबल है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक स्कीम, ये सब इनको अवेलेबल। ठीक है। इनकी कुछ की अचीवमेंट्स भी रही हैं कि भाई जुलाई 2024 तक क्या हुआ, आपके 52.74 करोड़ जन धन अकाउंट्स खोले गए। ठीक है। 55% से ज्यादा जो अकाउंट होल्डर्स थी वो आपकी वुमेन थी, और 100% के करीब जो विलेजेस हैं उनको बैंकिंग आउटलेट्स के द्वारा कवर किया गया, यानी कि इनके एरिया में 5 किलोमीटर तक में आपको बैंक मिल जाएगा, और ये जन धन दर्शक ऐप के द्वारा किया। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लिटरेसी को डिफाइन किया है, और उसके साथ साथ फुल लिटरेसी को भी डिफाइन किया है, और ऐसा किया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंडर में, है ना। देखो, इनका गोल है एडल्ट लिटरेसी को, एडल्ट एजुकेशन को सपोर्ट करना, जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बताया है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.6 भी आ जाता है, जिसमें ये कहा गया है कि सारे यूथ को, है ना, और सारे एडल्ट्स को क्या करना है, सारे यूथ और एडल्ट्स को लिटरेसी अचीव करवाना है।
है ना, न्यूमरेसी अचीव करवाना है 2030 तक। ये एसेंशियल हो गया है कि भाई लिटरेसी और फुल लिटरेसी दोनों को डिफाइन किया जाए। अब अगर हम लिटरेसी की बात करेंगे तो लिटरेसी में आ जाता है कि आप पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं और आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन के साथ, यानी कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अलोंग विथ क्रिटिकल लाइफ स्किल लाइक डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। और भाई फुल लिटरेसी की बात करें तो भाई इसको 100% लिटरेसी कंसिडर किया जाता है। 95% लिटरेसी किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अगर आपको अचीव करनी है तो उसको वो अगर आप अचीव करते हैं तो उसको फुल लिटरेसी के बराबर उसको फुल लिटरेट मान लिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP की, तो इसको उल्लास के नाम से भी जाना जाता है। उल्लास मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था, है ना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। इसका टेन्योर 5 साल का है, 2022 से लेके 2027 तक। इनका टारगेट आ जाता है कि सारे नॉन लिटरेट्स जो 15 साल से ऊपर के हैं या 15 साल के हैं, है ना, जिसमें फीमेल्स पे खास फोकस किया जा रहा है और एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसमें बोला गया है कि 5 करोड़ के आसपास के जो लर्नर्स हैं, यानी कि 1 करोड़ पर ईयर के बेसिस पे, है ना, इनको ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट सिस्टम सिखाना है, जिसको ओटलस कहा जाता है, इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NCERT एंड NIOS। ठीक है। फिर बात की जाएगी सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट सोसा की, तो इंडिया और उसके साथ साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हैं ताकि डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाया जा सके। यूएस और उसके पार्टनर्स जो हैं वो प्रायोरिटी सपोर्ट पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी सपोर्ट पे प्रायोरिटी सपोर्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं डिफेंस रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज के लिए, ताकि सप्लाई चेन रेजिलियंस जो है वो क्रिटिकल साइंस में बढ़ जाए। पार्टनर्स में इंडिया आ जाती। अब सोसा जो है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, और सैंक्शन अप्रूव्ड है। इंडिया 18th सोसा पार्टनर आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स का। फिर एक पॉलिटी का कंसेप्ट आता है प्ली बार्गेनिंग का, कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के हिसाब से 0.11%, 11% जो केसेस हैं इनको प्ली बार्गेनिंग के द्वारा 2022 में सॉल्व किया गया। यानी कि ये एग्रीमेंट होता है जिसमें डिफेंस जो अपना बचाव कर रहा है और प्रोसिक्यूशन जो भाई उसको दोषी करार दे रहा है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। यहाँ पे जो आपका एक्यूज्ड होता है वो क्या करता है, वो प्लीड करता है कि भाई मैं तो दोषी हूँ, मैंने ये कांड किया है, ताकि उसको जो है एक रिड्यूस सेंटेंस दी जा सके। 10 साल दी जा रही तो भाई 5 साल दे दी जाएगी, है ना, इस तरीके से। इसको 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ पार्ट ऑफ सेट ऑफ अमेंडमेंट्स टू CRPC। ठीक है, CRPC में अमेंडमेंट्स के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हमारा सेक्शन 290 आ जाता है BNSS का 2023 का। इसमें प्ली बार्गेनिंग को टाइम बाउंड बना दिया गया है और एप्लीकेशन जो है वो चार्ज करने के 30 दिन के अंदर ही की जानी चाहिए। ठीक है, ये उन ऑफेंसेस के लिए अप्लाई करता है जिसमें आपका 7 सालों तक के लिए सजा हो सकती है। फर्दर रिस्ट्रिक्शंस आपके आ जाते हैं कि क्राइम्स ऐसे जो वुमेन के खिलाफ किए गए हैं, चिल्ड्रन के खिलाफ किए गए हैं या फिर सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, उसमें आप प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते। फिर बात होगी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यानी कि ULI की, तो भाई हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ULI को लॉन्च करने जा रहा है। ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फ्रिक्शन लेस क्रेडिट जो है अवेलेबल कराएगा। ठीक है, फ्रिक्शन लेस उधार अवेलेबल कराएगा, यानी कि एक सीमलेस और कंसेंट बेस्ड फ्लो ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन होगा। इसमें लैंड रिकॉर्ड्स होंगे भाई आपके वेरियस स्टेट्स के। ठीक है, और इसके साथ साथ मल्टीट्यूड डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे जो कि लैंडर से जुड़े हुए होंगे। यानी कि कॉमन और स्टैंडर्डाइज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होगा जिसमें हम प्लग एंड प्ले अप्रोच करेंगे। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सीधी सी बात है कि भाई जो भी बोरोअर्स है उसको इनेबल किया जाएगा कि आप बेनिफिट ले सकते हैं, सीमलेस डिलीवरी ले सकते हैं क्रेडिट का, क्विकर टर्न अराउंड है, मतलब कि आप बिना बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन को आपको बहुत आसानी से क्रेडिट मिल जाएगा। और क्रेडिट डिमांड गैप्स जो एग्रीकल्चर और MSME सेक्टर्स में हो रही हैं, जिनको उधार नहीं मिल पा रहा है, उनको भी तुरंत दिलवाया जाएगा। ठीक है, ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब के द्वारा भी सपोर्ट किया जाएगा।
फिर बात की जाएगी नई डिस्ट्रिक्ट्स की, जिसका लद्दाख में क्रिएशन किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इन्होंने 5 नई डिस्ट्रिक्ट्स को आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में क्रिएट किया है। ये भाई हमारी कौन कौन सी आ जाती है भाई, एक तो आ जाती है जंस्कार, जंस्कार के बाद में दूसरी आ जाती है भाई हमारी द्रास, द्रास के बाद में एक आ जाती है शम, शम के बाद में एक आ जाती है नुब्रा, और नुब्रा के बाद में आ जाती है छेंगते, है ना। कारगिल और लेह पहले से ही हमारी एग्जिस्ट कर रही है। अब देखो भाई, आ, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, ये कैसे क्रिएट की गई हैं, तो देखो स्टेट गवर्नमेंट के पास में सबसे पहले ये पावर रहती है कि वो नई डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट कर सके, अल्टर कर सके, एबोलिश कर सके एग्जिस्टिंग को जो स्टेट्स में आती है, ठीक है। लेकिन यूनियन टेरिटरी का केस है ना, तो भाई इस केस में भाई आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में कर सकती है, या फिर स्टेट असेंबली क्या करिए भाई, स्टेट असेंबली में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जा रहा है। फिर हम मास वेस्टिंग की बात करते हैं, तो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट जो है उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं कि भाई मास वेस्टिंग के इवेंट्स जो हैं वो आपके बहुत ज्यादा हो रहे हैं सेंगडोंगपू गली में। ये कहाँ लाई करती है, ये लाई करती है तिब्बतन प्लेट्यू में, और ये 2017 से हो रहा है। ये भाई आपका वैली आ जाती है, ये तिब्बतन प्लेट्यू में आ जाता है पूरा एरिया, ठीक है, इंडिया से बाहर है। अब मास वेस्टिंग तो आप सबको पता है एक ऐसा जियोलॉजिकल इवेंट होता है जिसमें ग्रेविटी के जरिए बहुत सारा मास जो रॉक्स का होता है, सॉइल का होता है, ये एक स्लोप को ऐसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ गिर जाता है। सीस्मिक एक्टिविटी से भी होता है, रेन की वजह से भी होता है, रॉक फॉल्स हो गए, स्लम्स हो गए, लैंडस्लाइड हो गया, डेब्रिस फ्लोज, ये सब इसकी कैटेगरी में आते हैं। अब अगर हम सेंडोकपू वैली की अगर हम बात करते हैं, जो तिब्बतन प्लेट्यू में लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास में भाई आपकी सिचुएटेड है, ठीक है। ये आपके सेंडोंगपू ग्लेशियर और उसकी वैली वाला एरिया आ जाता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो रिवर फ्लो करती है उसका नाम है यारलंग जांगपो, जांगबो, और सांगपो रिवर, ठीक है। ये आपकी सांगपो रिवर आ गई, और उसके साथ साथ यारलंग आपकी जांगपो रिवर भी यहीं पर आ जाती है। फिर बात की जाए कि वुलर लेक की, तो मीजर्स कुछ ऐसे अपनाए जा रहे हैं ताकि जो सिल्ट इकट्ठी हो चुकी है, सिल्टेशन जो हो चुका है आपका वुलर लेक में, उसको खाली किया जा सके, है ना। ये हमारा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आ जाता है इंडिया में, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट आ जाता है एशिया में, जो कि आपका हरामक माउंटेन्स के फुट हिल्स पे सिचुएटेड है, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। इसका मेन जो सोर्स ऑफ रिवर आता है, वो वाटर आता है, वो आता है झेलम रिवर। झेलम रिवर इसको पानी देती है, ठीक है। इसके साथ साथ इसको जो है क्या बोलते हैं, इसमें एक छोटा सा आइलैंड भी आ जाता है, इस आइलैंड को कहा जाता है जाइना लंग। ये जो जाइना लंग है, इसको बनवाया गया था किंग जैनुल अबुदीन ने, जो उस टाइम पे कश्मीर का राजा हुआ करता था। और वुलर लेक को रामसर साइट का दर्जा भी जा चुका है, रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस इसको घोषित किया गया है रामसर कन्वेंशन के हिसाब से। और इसमें बहुत सारी माइग्रेटरी वाटरफॉल स्पीसीज भी आ जाती हैं, लाइक आ जाती है लिटिल इग्रेट, कैटल इग्रेट भी आ जाती है, ठीक है, कॉमन कोचार्ड वगैरह यहाँ आ जाती है। फिर हम बात करेंगे लेप्टोस्पायरोसिस की, जिसको रेड फीवर कहा जाता है। तो भाई लेप्टोस्पायरोसिस की केस जो है वो केरल की तकरीबन सारी डिस्ट्रिक्ट में पाए गए, बढ़ गए। ये एक इन्फेक्शियस डिसीज होती है जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जिसको लेप्टोस्पायरस कहा जाता है, उसके द्वारा कंडक्ट होती है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल से ह्यूमंस में पहुंच जाती है। यानी कि ये एक जूनोटिक डिसीज है। बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कट्स या एब्रेशन के द्वारा, घिसने की वजह से, छिलने की वजह से आ जाता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो बहुत रेयरली अकर होते हैं। मोस्ट कॉमन होते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में, जहां पर बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल पाई जाती है। फिर बात की जाए कि सूडान की, जिसकी कैपिटल है खार्टूम, तो यहाँ पर एक डैम जो है वो कोलैप्स कर गया, ठीक है, ईस्टर्न सूडान में बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से फ्लड वगैरह आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर इसके लैंड बॉर्डर की बात करेंगे तो भाई नॉर्थ में आ जाता है इजिप्ट, ठीक है। इसके ईस्ट में आ जाता है एरिट्रिया और इथोपिया। इसके साथ साथ साउथ सूडान इसके साउथ में आ जाता है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है ये इसके साउथ वेस्ट की तरफ आ जाती है, और चैड इसके वेस्ट में आ जाता है, और जबकि लीबिया जो है वो इसकी नॉर्थ वेस्ट में आता है। मैरीटाइम बॉर्डर इसका आ जाता है रेड सी, और यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट जो है इट इज कॉल्ड एज दरिबा कैल्डेरा, जो कि एक क्रेटर लेक है, ठीक है। ये हमारा एक क्रेटर लेक की कैटेगरी में आता है। क्रेटर लेक को हम कैल्डेरास भी बोलते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक और आता है जेबल मारा, जो भी इनका हाईएस्ट पॉइंट है।
मेजर रिवर में भाई यहाँ पे नाइल रिवर फ्लो करती है, तेकिसे रिवर है वो भी फ्लो करती है। क्लाइमेट की बात करें तो नॉर्थ से लेके साउथ तक क्लाइमेट इनका वेरी करता है। नदर्न पार्ट जो आपका रहता है ये डेजर्ट वाला क्लाइमेट है, यहाँ पर डेजर्ट वाला क्लाइमेट ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत कम बारिश मिलती है ना। सेमी एरिड एरियाज जो है वो आपको जनरल यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और नीचे की तरफ जाओगे तो भाई यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल सवेन्ना टाइप के ग्रासलैंड्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में बात करते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आयुष मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशंस पे स्टे लगा दिया है ना, जो कि उन्होंने दिया था मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के बेसिस पे। ये जो रूलिंग है ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ANR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2022 के केस में बोल। आयुष मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन ने रूल 170 को हटा दिया, वो नहीं लिखा था इसमें। ये जो रूल है ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल से रिलेटेड आ जाता है 1945 का, जो कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को प्रोहिबिट करता है जो कि आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी ड्रग्स से जुड़े हुए हो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में आपके ऑर्डर्स इशू किए थे कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो है जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन होता है एडवर्टीजमेंट्स के द्वारा, ये सब किया जाएगा कि भाई आप कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। अब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा पब्लिश्ड क्लेम है ना जिसमें कंज्यूमर को आपका छला जाए, कंज्यूमर को इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट या सर्विस की दी जाए। फिर बात की जाएगी सेंटर्स फॉर प्रमोशन ऑफ फोर क्लासिकल लैंग्वेज डिमांड ऑटोनॉमी प्रॉपर फंक्शन है। देखो भाई, इंडिया के पास 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस आ जाती हैं। तमिल जिसको 2004 में डिक्लेयर किया गया, संस्कृत 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिया आ जाती है जिसको किया गया 2014। ठीक है, तो ये आपकी 6 ऐसी क्लासिकल लैंग्वेजेस आ जाती है 2014 तक थी। तमिल लैंग्वेज को जो है आपका प्रमोट किया गया है किसके द्वारा, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट जिसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, इसके द्वारा किया गया है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत को प्रमोट किया जाता है 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के द्वारा। ठीक है, स्पेशल सेंटर्स आपके वैसे तो बाकी के 4 क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए भी बनाए गए हैं, जिसमें हमारी तेलुगु और कन्नड़, मलयालम और उड़िया आ जाती है। ये आपके वर्क करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस जो कि मैसूरू में सिचुएटेड। ठीक है, अब देखो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जो आपके मराठी, पाली, प्राकृत और असमीज और बंगाली को दिए जाने की बात चल रही है या दिया जा चुका है, इसके लिए भाई आपका क्या सीन चल रहा है, क्या बेनिफिट रहता है। तो देखो, 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं वो स्कॉलर्स को दिए जाते हैं इन ऑफ एमिनेंस इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो आपका स्टडीज के लिए क्लासिकल लैंग्वेज के लिए सेटअप किया जाता है। यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन जो रहता है वो आपकी सर्टेन नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स को इस्टेब्लिश करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए वैकेंसीज क्रिएट करता है। अब क्राइटेरिया क्या होता है कि भाई क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हाईली एंटिक्विटीज उसके अर्ली टेक्स्ट की होनी चाहिए, यानी कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री की जो है वो आपकी तकरीबन 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक बॉडी उसके एंशियंट लिटरेचर या फिर टेक्स्ट की जो है वो आपकी पाई जानी चाहिए, जो जिसको वैल्यूएबल हेरिटेज माना जाए। इसके साथ साथ लिटरेरी ट्रेडिशन जो है वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल क्रिएशंस होनी चाहिए इनकी, किसी और स्पीच कम्युनिटी से इसको लिया गया नहीं होना चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर जो है ये आपका मॉडर्न से टोटली अलग होती है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी इसके लेटर फॉर्म्स वगैरह में भी हो सकती है। फिर इसके बाद बात की जाए कि भाई हिमाचल प्रदेश की जो असेंबली है उन्होंने, विधानसभा ने बिल पास किया है जिसमें मैरिज एज वुमेन की 18 से 21 रेस कर दी। ठीक है, मेल की ऑलरेडी भाई 21 है, अब उन्होंने फीमेल्स की भी कर दी है। तो भाई आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024 जो है इसमें ये प्रपोज किया गया है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को अमेंड किया जाए और उससे रिलेटेड एक्ट्स को अमेंड किया जाए। इससे पहले 2024 में इस जून में भी सेंट्रल बिल आया था भाई आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, जो कि लोकसभा में कर गया लैप। ठीक है, जिसका एम था कि भाई एज ऑफ मैरिज जो है वो मैन और वुमेन में दोनों में बराबर ही होनी चाहिए। ठीक है, अब 2021 का जो आपका बिल था ये आपका बेस था जया जेटली कमेटी के ऊपर। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स की अगर हम बात करें एज ऑफ मैरिज से रिलेटेड,
तो इसमें हमारा शारदा एक्ट आ जाता है, अर्लीस्ट एक्ट में से एक है। इसको कहा जाता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। इसमें गर्ल्स की जो एज है शादी के लिए, विवाह के लिए, वो 14 ईयर्स कर दी गई थी और बॉयज के लिए कर दिया गया था 18 ईयर्स। ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसने 1929 वाले शारदा एक्ट को रिप्लेस किया और इसमें चाइल्ड मैरिज को फॉरवर्ड किया गया और गर्ल्स के लिए जो एज है वो 18 कर दी गई और बॉयज के लिए 21 कर दी। फिर हम बात करेंगे यूनियन मिनिस्टर ने नेशनल मेडिकल रजिस्टर एनएमआर पोर्टल को रिलीज किया है, लॉन्च किया है। एनएमआर क्या करेगा भाई, आपका ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस के तौर पे काम करेगा सारी की सारी एलोपैथिक रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के लिए। जो भी एलोपैथी वाले डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भाई एक डेटाबेस का काम करेगा। ये सेक्शन 31 ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के हिसाब से मैंडेट है। इसमें ये बोला गया है कि एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन जो बोर्ड होता है नेशनल मेडिकल रजिस्टर का, ये इलेक्ट्रॉनिक नेशनल रजिस्टर बनाएंगे लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का, उनके नाम, उनके एड्रेस और उनकी क्वालिफिकेशंस। इसके साथ साथ नेशनल मेडिकल रजिस्टर जो है इसको आधार आईडी के साथ में जोड़ा जाएगा डॉक्टर्स का, ताकि उनकी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन किया जा सके, है ना। इसके द्वारा स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, इंटरलिंक किया जाएगा, ताकि रजिस्ट्रेशंस का वेरिफिकेशन भी किया जा सके। अब अगर हम नेशनल मेडिकल रजिस्टर की बात करते हैं तो ये एक स्टेचुटोरी बॉडी आ जाती है। सबसे पहली बात तो ये 2020 में ये फोर्स में आई थी, जिसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया। इसका सीधा सा काम आ जाता है कि भाई एक्सेस होनी चाहिए क्वालिटी और अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन की, उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एडुकेट और हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स की। ठीक है। और इसके साथ साथ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को एसेस करने का काम भी ट्रांसपेरेंट मैनर में इनका आ जाता है। फिर बात की जाएगी सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। तो भाई कर्नाटक के जो गवर्नर साहब हैं, है ना, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि भाई चीफ मिनिस्टर का इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। अब ये जो सैंक्शन आता है प्रोसिक्यूशन का, कि भाई इसमें एक ग्रांट ऑफ सैंक्शन भी पहले चाहिए होता है, इससे पहले कि आप इनका प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सके। किसी भी पब्लिक सर्वेंट का प्रोसिक्यूशन करना है तो ग्रांट ऑफ सैंक्शन चाहिए होता है, ताकि पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके मेलिशियस प्रोसिक्यूशन से, जबरदस्ती के आरोपों से, है ना। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सी आ जाती है सैंक्शन ग्रांट करने के लिए? इसमें हमारी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की आ जाती है, सीआरपीसी। ठीक है। और अथॉरिटीज जो बाकी की आ जाती है, इनके पास पावर रहती है कि ये पब्लिक सर्वेंट्स को हटा दें। फिर हम बात करेंगे कोडॉन डे ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सीडीटी की। तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, आईआईएल, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के साथ में। ठीक है। और उन्होंने एक नीडल फ्री इंट्रा नेसल बूस्टर वैक्सीन जो है, ये सार्स कोव 2 के लिए डेवलप की है यूजिंग कॉडॉन डे ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी घटाई जाती है अंडर रिप्रेजेंटेड कोडॉन पेयर्स की। ठीक है। यानी कि जो जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं एमिनो एसिड्स के लिए, और एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस को नहीं बदला जाता है। इसके सिंपल से बेनिफिट्स ये आ जाते हैं कि ये एक एफिशिएंट वायरस एट्यूनेशन स्ट्रेटजी है, जिसमें डिग्री ऑफ एट्यूनेशन को रेगुलेट किया जा सकता है आपका रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। ठीक है। अब ये जो हमारा एटीन्यूएटेड वायरस होता है, वीकेंड वायरस होता है, थिन्ड स्ट्रेस होते हैं वायरसेस के, इनको वैक्सीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब इनको शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो एक इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी से देते हैं, जो फ्यूचर में इस प्रकार की किसी भी बीमारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। फिर बात की जाएगी अनुभव अवार्ड्स की। तो 7th अनुभव अवार्ड्स जो हैं, वो सेरेमनी आपकी विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में कंडक्ट की गई। ये किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा। ये अनुभव राइटअप्स के ऊपर बेस्ड थे, जिसमें रिटायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या पेंशनर्स जो हैं, उन्होंने अनुभव पोर्टल पे अपने एक्सपीरियंसेस लिखे। तो गुड गवर्नेंस को फोस्टर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को बढ़ावा देने के लिए फ्यूचर में, ठीक है, तो इस बेसिस पे इन लोगों को पर्टिकुलर अवार्ड्स दिया गया। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूँ कि CAPF का चीता बैच जो है 7 महीने का बैच, पेपर 1 पेपर 2 कंबाइंड जो रहेगा आपका, ये भी 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। आप सिर्फ पेपर 1 के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, सिर्फ
पेपर 2 के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो फिर आप जो है कंबाइंड वाला बैच भी ले सकते हैं। ये भाई हमारा 7 महीने का बैच रहेगा। सीएपीएफ एसी की प्रिपरेशन आपकी 2-3 महीने में नहीं होती। रिटन कंपोनेंट वाला जो पेपर 2 होता है बहुत मेहनत लगती है, बहुत असाइनमेंट्स करने पड़ते हैं, बहुत कुछ रिटन पार्ट में आपको निखार लाना पड़ता है ना। तो ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। इसके लिए भाई हमारा जो कंबाइंड बैच है 7 महीने का बैच रहेगा, 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और पेपर जो है हमारा वो अगस्त में होगा। बाद में अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि जो चीज़ें स्टार्टिंग से हमें वर्क करनी पड़ती हैं वो हम बाद में नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। लिंक आपकी डिटेल में नंबर वगैरह दे रखा है, 8839961158। डीएम कीजिए एंड यू कैन एनरोल फॉर द बैच। चलो आगे बात करेंगे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की। तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ईरान एक अटैक लॉन्च कर सकता है इसराइल पे, जो कि इसने कर भी दिया था। ठीक है, ये किसकी जरा कर सकता है? ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के द्वारा कर सकता है, जो कि एक गठबंधन है, ये एक कोएलिशन है। यानी कि ये ऑटोनोमस मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप का एक नेटवर्क है, जो कि लेड किया जा रहा है ईरान के द्वारा, और इसकी रूट जो है वो ईरानियन रिवॉल्यूशन 1979 तक जाती है। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है भाई? इसके अंदर भाई हमारा आ जाता है हेजबुल्ला। ठीक है, ये जो हेजबुल्ला है ये आ जाता है, जो कि लेबनीज शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर भाई आपका हमास आ जाता है। ठीक है, हमास आपका पैलेस्टीनियन सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है। और उसके बाद पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद नाम की भी एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, और हौथीज आ जाते हैं। हौथीज जो है ये आपके अमन में आ जाते हैं, ये हौथी। ठीक है, ये आपके मिलिटेंट ग्रुप है। का मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड, इन दिस केस अल्लाह, जो कि आपके अर्ली 1980s में इनकी स्थापना रखी गई थी। और लेबनान सबसे बिगेस्ट और मोस्ट कैपेबल मेंबर है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का, जो कि इन्होंने नाम इसको दिया है। फिर अब बात करेंगे परपेचुअल बॉन्ड्स की। तो इंडिया के पहले एडिशनल टीयर 1 यानी कि AT1 परपेचुअल बॉन्ड को इश्यू किया गया। रिसेंट रूल्स में कुछ चेंजेस आए थे इनको और ज्यादा अपीलिंग बनाने के लिए। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं भाई, हमारे इनको परप या फिर कॉन्सोल बॉन्ड भी कहा जाता है। ये कुछ हमारे फंड रेजिंग बॉन्ड्स होते हैं, फंड रेजिंग बॉन्ड्स होते हैं, और इसके साथ साथ इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं। ठीक है, नॉर्मली बॉन्ड्स की कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। इंस्टेड ये बायर्स को क्या करते हैं, बायर को ऑफर करते हैं कि भाई आप किसी कूपन को खरीद लीजिए, या फिर एक इंटरेस्ट जो है वो उनको भाई बेसिकली ये देते हैं। इसको एक फिक्स्ड डेट पे परपेचुअलिटी के लिए भाई आपका कैश दिया जा सकता है। ठीक है, इन्वेस्टर्स अपने प्रिंसिपल को वापस ले सकते हैं इस बॉन्ड को बेचने के बाद इन द सेकेंडरी मार्केट, या फिर इशूअर जब इसको रिडीम करना चाहता है बॉन्ड। ठीक है, इन बॉन्ड्स का पास ऑब्लिगेशन सिर्फ इंटरेस्ट पे करने को लेके होती है, और टैक्स पे करने को लेके नहीं होती। फिर हम बात करेंगे सोलर पैराबोलॉइड्स की। तो सोलर पैराबोलॉइड टेक्नोलॉजी जो है इसको यूज किया जा रहा है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के तौर पे देखा जा रहा है, जिससे सोलर एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। यानी कि एक एडवांस फॉर्म आ जाता है कंसंट्रेटिंग सोलर पावर का, और इसको ऑपरेट किया जाता है पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर यानी कि PTC, जो कि आपको दिख रहा है ना। इसमें कुछ ऐसे पैराबोलिक मिरर्स लगे हुए हैं, जो कि सनलाइट को फोकस करते हैं इस रिसीवर ट्यूब पे, है ना। और ये रिसीवर ट्यूब आपको फोकल लाइन पे प्लेस्ड रहता है। इसके साथ साथ इसके एडवांटेजेस जो ट्रेडिशनल फोटोवोल्टिक सिस्टम के ऊपर वो रहते हैं, वो ये हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट कर सकता है, हाई थर्मल एफिशिएंसी जनरेट कर सकता है, और हीट लॉसेस बहुत कम करता है। फिर बात की जाएगी ग्रीन शूट्स की। तो आरबीआई ने ये बोला है कि इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी है ना, इंडिया की रूरल इकोनॉमी ग्रीन शूट्स का रोल प्ले कर रही है इन द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर। FMCG आपके डेली इस्तेमाल वाले वो आपके ये प्रोडक्ट्स होते हैं, जिन जो डायरेक्ट कस्टमर्स तक पहुंचते हैं, और डायरेक्ट भाई हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि ग्रोसरी वाला सामान। ठीक है, अब ये ग्रीन शूट्स क्या होता है? ग्रीन शूट्स का मतलब ऐसे साइंस होते हैं जिससे पता चलता है कि कोई भी इकोनॉमी या सेक्टर आपका इकोनॉमिक डाउनटर्न के बाद में अब दोबारा से ग्रो कर रहे हैं। इस टर्म को यूके चांसलर नॉर्मन लेमाउंट ने सबसे पहले यूज किया था 1991, नॉर्मल लेमाउंट। फिर सी लेवल राइज की बात करेंगे तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन द साउथ वेस्ट पैसिफिक 2023 रिपोर्ट ने यह बताया है कि समुद्र के लेवल का राइज जो है वो पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज। ये सबसे ज्यादा देखा जा रहा है।
वैसा क्यों हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। पैसिफिक आइलैंड्स एक हायर रिस्क पे आ जाते हैं, सी लेवल आपको बढ़ता चला जा रहा है ना। यानी कि यहाँ से ग्लोबल एमिशन मात्र 0.02% होता है, लेकिन फिर भी ये रिस्क पर है। इसके साथ साथ वनरेबिलिटीज आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि एवरेज एलिवेशन आपका 1 से 2 मीटर अब मीन सी लेवल आ जाता है पैसिफिक आइलैंड्स का। 90% जो पॉपुलेशन है इनकी जो कोस्ट के 5 किलोमीटर के एरिया में रहती है, और 50% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका सी के 500 मीटर के एरियाज में ही रहता है। फिर बात की जाएगी, भारत बायोटेक ने ओरल कोरेला सॉरी कोलेरा वैक्सीन ओसीवी जिसका नाम है हिलकॉल, इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये एक इनएक्टिवेटेड सिंगल स्ट्रेन और उसके साथ साथ ओरल वैक्सीन है। ठीक है, तो बच्चों के लिए बहुत सही है, जो कि 1 साल से ज्यादा बढ़ेगा। ये ग्लोबल शॉर्टेज जो कोलेरा वैक्सीन की चल रही है उसको एड्रेस करेगी। कोलेरा की बात करें तो कोलेरा एक एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन होता है, जो कि इंटेस्टाइन में हो जाता है भाई, आंतों में हो जाता है। ठीक है, और ये किया जाता है एक बैक्टीरिया के द्वारा जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरा। ठीक है, अब इसके सोर्सेज की बात करें भाई, कहाँ कहाँ से होता है, तो ये फीकल कंटेमिनेशन से हो जाता है, वाटर के, फूड के, यानी कि पॉवर्टी रिलेटेड डिसीज है, और इसकी वजह से सीवियर डायरिया डायरिया और डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर उसके बाद जस्टिस हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट है सेक्सुअल हैरेसमेंट पे वुमेन पे मलयालम सिनेमा पे, वो केरल गवर्नमेंट को दी गई है ना। रिपोर्ट आपकी केरल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पे ही बनाई गई थी, उनके डायरेक्शंस पे रिपोर्ट फॉर्मुलेट की गई थी। इसमें कुछ इश्यूज को हाईलाइट किया गया था, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ पावर ग्रुप, कि भाई पावर ग्रुप जो है वो आपके एक्सिस एग्जिस्ट कर दे, जिसकी वजह से आपका कास्टिंग काउच जैसी क्या बोलते चीजें होती हैं, है ना, एसेंशियल फैसिलिटीज जैसे कि टॉयलेट्स का ना होना, चेंजिंग रूम्स का ना होना, सेफ ट्रांसपोर्टेशन का ना होना, ये इशू हाईलाइट करता है जो कमेटी ने आपके किए हैं। इसमें बेसिकली जो आपका मी टू मूवमेंट था उसको भी आपको हाईलाइट किया गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वुमेन द वर्क प्लेस पे होता है उसको भी आपका हाईलाइट किया गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पैसिफिक आइलैंड फोरम की, पीआईएफ की, जिसने ऑस्ट्रेलिया फंडेड पैसिफिक पॉलिसिंग इनिशिएटिव को, पीपीआई को इंडोर्स किया है। अभी जो भाई हमारा पीपीआई आ जाता है, इसको डिजाइन किया गया है ताकि पैसिफिक नेशंस की लॉ इन्फोर्समेंट को और तगड़ा बनाया जा सके, है ना, कैपेबिलिटीज को और बढ़ाया जा सके, ये इंश्योर किया जा सके कि भाई वो लॉ और ऑर्डर के जो चैलेंजेस हैं उनको बेटर तरीके से और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ डील कर सके। अब पीपीआई अलाइन करता है पैसिफिक आइलैंड्स फोरम पीआईएफ की 2050 स्ट्रेटेजी के साथ फॉर द ब्लू पैसिफिक कॉन्टिनेंट, यानी कि ये आपका चाइना के इन्फ्लुएंस को पैसिफिक सिक्योरिटी के ऊपर कम करने के लिए लाया जा रहा है। अब अगर हम पीआईएफ की बात करें तो ये इस पर्टिकुलर रीजन की प्रीमियर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, जो पैसिफिक एरिया में पीस, हार्मनी और प्रॉस्पेरिटी फैलाना चाहती है। 1971 में इसको स्थापना की गई और इसके आ जाते हैं 18 मेंबर्स। इसमें आ जाता भाई आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड, टोंगा, न्यू, मतलब ये जितने भी सारे हैं ना, ये सारे के सारे वही इसके मेंबर्स हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज यानी कि मॉर्थ ने वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम या फिर व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च किया है। ये पॉलिसी बोल रही है कि भाई आप क्या करिए, आप वॉलंटरी स्क्रैपिंग करवाइए अपनी अनफिट कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स की, है ना, स्ट्रिक्टली, जो कि उनकी फिटनेस पे बेस्ड होगा, डिपेंड नहीं करता कि उसकी एज कितनी है, 10 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, डजेंट मैटर, उसकी फिटनेस देखी जाएगी। इसके द्वारा जो आपके अनफिट और पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको हटाया जाएगा आरवीएसएफ के द्वारा। आरवीएसएफ क्या है, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज, और इसके साथ में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन यानी कि एटीएस भी आ जाएंगे। इसके अंदर में जो हमारे मल्टीपल कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो डिस्काउंट देंगे आपके 2 साल तक के पीरियड के लिए और 1 साल तक के पीरियड के लिए, और एक स्क्रैपेज का सर्टिफिकेट भी आप लोगों को देंगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या आ जाता है, इसके द्वारा पॉल्यूशन जो है वो कम किया जाएगा, यानी कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स जो रहते हैं, ईएलवीज रहते हैं, जब उनको स्क्रैप किया जाएगा इससे 50 से 20% आपका रिडक्शन होगा व्हीकुलर एमिशंस में। ठीक है, एक पुरानी जो कार होती है वो आपकी 11 नई कार्स के बराबर एमिशंस देती है। ठीक है, जबकि एक पुराना जो ट्रक होता है
वो आपका 14 नए ट्रक्स के बराबर क्या करता है, एमिशंस करता है। फीड एफिशिएंसी बढ़ेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, फॉर्मलाइजेशन होगा, है ना, सेल्स बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगा। अब देखो कमर्शियल व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो व्हीकल्स का होता है इज लिंक्ड टू द वैलिडिटी ऑफ द फिटनेस सर्टिफिकेट। फिटनेस सर्टिफिकेट से इनकी वैलिडिटी लिंक की जाएगी। कमर्शियल व्हीकल्स को फिटनेस टेस्ट हर 2 साल में करना पड़ेगा, पहले 8 साल के लिए, और एनुअली उसके बाद करवाना पड़ेगा। प्राइवेट व्हीकल्स के लिए पहला रजिस्ट्रेशन 15 साल तक के लिए वैलिड रहेगा, और वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो उनके 15 साल के बाद उनको करवाना पड़ेगा, जिसकी रिन्यूअल आपका 5 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई एक नामिबियन चीता की डेथ कूनो नेशनल पार्क एमपी में हो गई। ठीक है। ये आपका एकमात्र फ्री रेंजिंग चीता आ जाता है जो सरवाइव क्या बोलते हैं कर रहा था कूनो में। इसकी डेथ के बाद कूनो नेशनल पार्क में 24 चीता जो है वो बचते हैं, जिसमें आपके 12 एडल्ट हैं और उसके बाद बाकी जो है वो कवर्स। अब चैलेंजेस भाई कूनो नेशनल पार्क में इसको क्या फॉलो करने पड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आ जाता है बायो रिदम से रिलेटेड चैलेंजेस। यानी कि जो आपके रिदम्स होते हैं, सर्केडियन रिदम्स होती है आपका नदर्न हेमिस्फीयर का, सदर्न हेमिस्फीयर का, है ना। तो कुछ चीता जो होते हैं वो आपकी थिक विंटर कोट्स डेवलप कर लेते हैं इंडियन समर के दौरान, मानसून के दौरान, कि भाई उनको लगता है कि भाई अफ्रीकन विंटर आने वाली है ना। अब बायोरिदम कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए इंडिया ने ये कंसिडर किया है कि नए चीतास को हम लोग दूसरे और देशों से मंगाएंगे, जैसे कि सोमालिया, तंजानिया, ठीक है, सूडान वगैरह, या बाकी रेंज कंट्रीज जो कि इक्वेटर के ज्यादा पास आ जाती हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में आ जाती हैं। इसके साथ साथ लो प्रे डेंसिटी भी भाई आ जाता है। ठीक है। ये रीजन क्या है, इसका मतलब ये कि ओवरऑल प्रे डेंसिटी कोनों की है 22 इंडिविजुअल्स की पर किलोमीटर स्क्वायर, है ना। और डेंसिटी आपकी 35 से लेके 40 इंडिविजुअल्स पर किलोमीटर स्क्वायर जो है वो चाहिए होती है चीतास के लिए। ठीक है। इसके बाद चीता पॉपुलेशन को कुनो में मैनेज करने के लिए गांधी सागर और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी कंसिडर किया जा रहा है कि भाई यहाँ पे भी इनको भेजा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे फिंटरनेट की। तो रिसेंटली फॉर्मर चेयरपर्सन जो आपके UIDAI के आ जाते हैं, नंदन नीलकनी, उन्होंने बात की फिंटरनेट की कि भाई ये फाइनेंशियल सिस्टम के फ्यूचर के तौर पे काम करेगा। ये उन्होंने बोला ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024। ठीक है। यानी कि फ्यूचर फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए एक विजन है जिसमें मल्टीपल फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे, जैसा कि इंटरनेट में होता है ना। यूजर सेंट्रिक कंसेप्ट है जो कि पेपर पे आपका एगोस्टिन कार्सेंस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि फॉर्मर हेड आ जाते हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स और नंदन नीलकेनी ने मिलके किया था। ठीक है। इसमें 3 यू आ जाते हैं, यूजर आ जाता है, यूनिफाइड आ जाता है, और यूनिवर्सल भी आ जाता है। फिर बात करते हैं नदन बार्ड एबिस जेरोनोटिकस एरिमिटा की। तो एक टाइम पे ये जो पक्षी है ये यूरोप से एक्सटिंक्ट हो चुका था, खत्म हो चुका था, है ना। नदन बार्ड एल्विस अब आपका दोबारा से यूरोप में लौट आए, रिटर्न हो चुका है उसका। इसकी ज्योग्राफिकल रेंज की बात करें तो हिस्टोरिकल ये यूरोप के आल्प्स पर्वतों के आसपास पाया जाता है, नदन अफ्रीका में पाया जाता है, और मिडिल ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है। इसके हैबिटेट में सेमी एरिड डेजर्ट्स आ जाते हैं, स्टेपी जो रीजन्स हैं वो आ जाते हैं, और उसके साथ साथ आपके रॉकी क्लिफ्स हैं, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ हैं जो पत्थर वगैरह हैं वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, जो कि किसी स्ट्रीम या रिवर के पास में आते हैं। इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बहुत ही लॉयल बंदे होते हैं, यानी कि ये मोनोगेमस बर्ड्स होते हैं जो कि सिर्फ एक ही के साथ मीटिंग करते हैं अपनी लाइफ टाइम में, और ये अपने मेट को अपनी क्रू कॉल के जरिए जो है वो बुलाते हैं। ठीक है। इनके बिहेवियर की बात करें तो ये कॉलोनियल बर्ड है जो सीजनली माइग्रेट करते हैं, ये ग्रुप्स में रहते हैं। तो माइग्रेटिंग हैबिटेट पे इनका ग्रुप जो फ्लॉक है वो भी पाया जा सकता है, और इनको पता नहीं होता कि भाई हमें किस दिशा में डायरेक्ट करना है जब तक इनकी जो बड़े कूड़े यानी कि वाइल्ड बोर्न एल्डर्स के द्वारा इनको गाइडेंस ना दी जाए। ठीक है। IUCN का स्टेटस इनका आ जाता है इंडेंजर्ड का। फिर बात करेंगे माइमेटस स्पाइनेटस और माइमेटस पार्वुलस की। क्या है भाई ये, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 2 नई स्पाइडर की स्पीसीज ढूंढ निकाली हैं। एक का नाम आ जाता है माइमेटस स्पाइनेटेनस और दूसरे का आ जाता है माइमेटस पार्वुलस। ठीक है। ये आपकी ढूंढ के निकाला है इनको मुका
क्या नाम है भाई, मुकाम्बिका। हाँ, हाँ, मुकाम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है कर्नाटक की, और उसके साथ साथ एक आ जाता है एमाकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि केरल की बिलोंग करती है। ये कर्नाटक की है, ये केरल की। दोनों की दोनों जो है वो आपकी बिलोंग करती हैं माइमेटिडाई फैमिली को, जिसको कॉमनली पायरेट या फिर कैनिवल स्पाइडर्स के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, और ये अपने यूनिक प्रेडेटरी बिहेवियर के लिए जानी जाती है। टोटल माइमेटस स्पीसीज आपकी 3 आ जाती हैं, जिसमें से 2 इंडिया में पाई जा रही हैं। अब माइमेटस स्पाइनेटेनस की अगर हम बात करें, तो ये मीडियम साइज की पेल येलो कलर की होती है, हेड होता है इसका, डल ग्रे वाइट इसका एब्डोमेन रहता है, और स्कैटर्ड लाइट ग्रीन मोटिंग इसके ऊपर हो जाती है। माइमेटस पार्वुलस की बात करें तो पेल क्रीमी और थोड़ा रोज जैसा हेड इसका रहता है, टेंस ग्रे ब्लैक मॉटलिंग होती है, ट्रायंगुलर शेप डल ग्रे व्हाइट एब्डोमेन इसका, ये कुछ ऐसा पाया जाता है। फिर बात की जाएगी पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर की, तो रिसर्चर्स आपके आ जाते हैं सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस CENS के। उन्होंने एक सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम आपका पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट के ऊपर जो बेस्ड है उसको डेवलप इन्होंने किया। ठीक है, CNS एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट आ जाता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में है। अब पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर्स की बात करें तो ये आपका एक ऐसी मटेरियल की क्लास होती है जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ये आपके सरफेस पे इलेक्ट्रिक चार्जेस को जनरेट कर सकते हैं, जो कि प्रेशर में होता है, स्ट्रेन में होता है। इससे मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसको कहा जाता है एनर्जी हार्वेस्टिंग। यानी कि इनको इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, लाइट वेट, प्रोसेसिबिलिटी, और इनको लार्ज एरियाज में शेप किया जा सकता है, कर्व्ड सरफेसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके लिए जाना जाता है। सेंसर्स, वेरिएबल्स, मेडिकल इम्प्लांट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में भी इसका इनका इस्तेमाल पाया जाता है। फिर बात होगी क्वासर की, तो एस्ट्रोनॉमर्स ने सबसे ब्राइटेस्ट क्वासर जो है, जो अभी तक ढूंढा गया है, उसको ऑब्जर्व किया है, और इसका नाम दिया है JO5 29435। ये किया गया यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, ESO के द्वारा, और उसके साथ साथ वेरी लार्ज टेलीस्कोप के द्वारा। तो ये जो क्वासर आपका वर्ड होता है ना, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स। ये भाई इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, क्वासर्स आपके एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई होते हैं, यानी कि ब्राइट कोर्स होती हैं डिस्टेंट गैलेक्सीज की, और इनको सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के द्वारा पावर किया जाता है। मोस्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं नोन यूनिवर्स में, और अपनी ब्राइटनेस के बाद भी इनका डिस्टेंस अर्थ से बहुत ज्यादा है ना। किसी भी नॉर्मली आप किसी भी क्वासर को ऐसे ही नहीं देख सकते। ये रेडियो वेव्स एमिट करते हैं, विजिबल लाइट एमिट्स करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज एमिट करते हैं, इंफ्रारेड वेव्स, एक्स रेज और गामा रेज। फिर हम बात करेंगे रिपब्लिक ऑफ चाइल्ड, जिसकी कैपिटल है सैंटियागो में। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बायलैटरल इश्यूज को चाइल्ड में अपनी लेटेस्ट विजिट के दौरान डिस्कस किया। इसकी बात करें तो ये एक ऐसी पतली सी लंबी सी कंट्री आ जाती है, जो कि साउथ अमेरिका में लाई करती है। मैक्सिमम विड्थ जो है इसकी वो है 178 किलोमीटर। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, पेरू और बोलिविया इसके नॉर्थ में आ जाती है, अर्जेंटीना इसके ईस्ट में आ जाती है, और अगर आप यहाँ देखोगे तो पैसिफिक ओशन इसके वेस्ट में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 पैरेलल नॉर्थ साउथ यूनिट्स आ जाती हैं भाई इसकी। सबसे पहली जो यूनिट आती है वो आपकी आती है एंडीज माउंटेन्स वाली, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन जो है हमारी वर्ल्ड में, है ना। ये इनके क्या है, ये इनके ईस्ट की तरफ आ जाती है। उसके बाद इंटरमीडिएट डिप्रेशन या लॉन्गिट्यूडनल वैली जो है वो इनका पार्ट आ जाता है। ठीक है, सेंटर में। और कोस्टल रेंजेस जो है भाई वो इनकी इधर वेस्ट की तरफ या साउथ की तरफ आ जाती है। यहाँ पर एटिकामा डेजर्ट भी आ जाता है, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, है ना। ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट है। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें, लोआ है, जो एंडीज रिवर माउंटेन से आती है। मेजर वॉल्केनोज में कैलबुको आ जाता है, इसके साथ साथ में चैटन आ जाता है, और आ जाता है आपका वेलारिका। ठीक है, कॉपर लिथियम वगैरह यहाँ पाई जाती हैं। ये लिथियम ट्रायंगल का भी पार्ट है, अलोंग विद अर्जेंटीना एंड बोलीविया, यहाँ लिथियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। और हाईएस्ट पीक का नाम है ओजोस डेल सलादो। फिर बात करें कि भाई सेकंड अरिहंत क्लास सबमरीन, जिसका नाम है INS अरिगात, उसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया। इसके साथ अब इंडियन नेवी के पास 2 SSBN यानी कि शिप
समर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत हो चुकी है और दूसरी हो चुकी है INS अरिगार। ठीक है, इंडिया की न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स की बात करें तो अरिहंत क्लास की जो सबमरीन्स है इनको डेवलप किया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है इंडिजिनियसली, किसके द्वारा? एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है, INS अरिहंत जो है भाई हमारी, ये इंडिया की पहली इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन आ जाती है ATV प्रोजेक्ट के अंडर, और इसको 2016 में कमीशन किया गया था। ठीक है, INS अरिहंत ने एक सक्सेसफुल लॉन्च किया था सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का 2022 में। 4 न्यूक्लियर कैपेबल K4 SLBM जो है जिनकी रेंज 35,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, सॉरी 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और 12 के आसपास के 15 SLBM यानी कि जिनकी रेंज 750 किलोमीटर के आसपास होती है, वो ये कैरी करके ले आ सकते हैं। 2019 में इंडिया ने एक 3 बिलियन की डील साइन की थी रशिया के साथ, ताकि वो अपनी अकूला क्लास की जो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है वो 10 साल के लिए इंडिया को दे सके। फिर हम बात करेंगे पैन इंडिया एनालिसिस कंडक्ट किया गया है फ्लोराइड का, जो कि ग्राउंड वाटर में पाया जाता है बाय नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के द्वारा। फ्लोराइड की बात करें तो ये नेचुरली अकरिंग होता है ग्राउंड वाटर में, है ना, और नेशनल ड्रिंकिंग वाटर लिमिट इसकी कितनी है? 1.50 मिलीग्राम्स पर लीटर के हिसाब से परमिसिबल है। एक्सेसिव फ्लोराइड की वजह से आपको दिक्कतें हो सकती हैं, हड्डियों में दिक्कतें आ सकती हैं, स्केलेटल फ्लोरोसिस जिसको कहा जाता है, ठीक है, डेंटल डिके जो है वो भी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ हेल्थ रिस्क आते हैं खासकर बच्चों के लिए। फ्लोराइड कंटेमिनेशन को लेकर जो की फाइंडिंग्स आती है उसमें ये बोला गया कि ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें ज्यादा परमिसिबल लिमिट से ज्यादा आपका फ्लोराइड का कंटेंट पाया गया है, वो आ जाते हैं राजस्थान सबसे ज्यादा हाईएस्ट, तेलंगाना आ जाता है, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश आ जाता है, ईस्टर्न कर्नाटक आ जाता है। फ्लोराइड कंटेमिनेशन आपका ड्राई समर या प्री मानसून मंथ में सबसे ज्यादा पाया जाता है। एरिड रीजन खासकर वेस्टर्न इंडिया के, है ना, वहां पर ज्यादा हायर कंटेमिनेशन पाया जाता है ह्यूमिड एरियाज के कंपैरिजन। फिर बात की जाएगी कि गवर्नमेंट ने राइस का सेल को अलाउ कर दिया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उनको बेच सकता है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। देखो, फूड मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि ये जो इथेनॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं ये ओपन मार्केट सेल स्कीम जो आपकी रहती है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं राइस की, जो कि आपके अगस्त से लेकर अक्टूबर 2024 के बीच में चली। मिनिस्ट्री ने इसके साथ साथ में ये भी परमिट किया है कि शुगर केन जूस, शुगर सिरप, बी हैवी मोलेसेस, सी हैवी मोलेसेस, ये भी इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए 2024 और 2025 में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसमें पिछले साल बैन लगा दिया गया था। इससे पहले ये बैन आपका लगाया गया था ताकि शुगर की जो अवेलेबिलिटी है वो आपकी डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए दी जा सके, प्लस प्राइस स्टेबल भी रही सके, है ना। अब लेटेस्ट ऑर्डर के पीछे क्या रैशनल आ जाते हैं, तो भाई ये आ जाता है कि हमारे पास जो एक्सेस स्टॉक आ जाता है उसको मैनेज करना है। हमारे पास राइस का सरप्लस स्टॉक है 540 लाख टन से भी ज्यादा, तो भाई इसको मैनेज कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, सेल्फ रिलायंस है, उसमें भी कंट्रीब्यूट करना है इथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए। अब अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं तो इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में की जाती है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के साथ। सिंपल सा एक काम आ जाता है कि भाई हमें फॉरेन इंपोर्ट पे जो है कम से कम रुकना है और अपनी फॉरेन एक्सचेंज भी बचाना है, यानी कि 20% आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 2025 से 2026 में रखा गया। फिर बात की जाएगी शी बॉक्स पोर्टल की, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट MOWCD, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक नया शी बॉक्स पोर्टल जो है वो आपका लॉन्च किया है ताकि वर्क प्लेसेस को वुमेन के लिए ज्यादा सेफ बनाया जा सके। ये एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा, मॉनिटरिंग होगी कंप्लेंट्स की जो कि सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड रहती है, जो कि वुमेन का वर्क प्लेस पे किया जाता है। ठीक है, इसके जरिए एक सिंगल विंडो हर वुमेन को दी जाएगी, ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसी की भी हो, जो अपनी कंप्लेंट्स को सेक्सुअल हरेसमेंट की यहाँ आपकी रजिस्टर कर सकती हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर रिसोर्सेज भी आ जाते हैं जो कि सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन और रिड्रेसल एक्ट 2013 की डेटाबेस को फॉलो करते हैं। फिर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग रिसेट प्रोग्राम की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट ने क्या किया है, रिसेट प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसका सीधा सा काम है कि जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है आपके,
जिनके पास नॉलेज है, स्किल्स है, कैरियर डेवलपमेंट की, है ना, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना है। तो रिटायर्ड एथलीट्स जिनकी उम्र 20 से लेकर 50 साल तक है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इनको मेडल्स मिले हैं इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट्स में, वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। फर्दर बात करेंगे मॉनसून करंट्स की, तो कुछ विजिटेड आपके जो थे, जो कि आर के बीच विशाखापट्टनम में पहुंचे, उन्होंने सी रिसीडिंग देखी 150 मीटर तक। ठीक है, सी का लेवल 150 मीटर तक आपका जो है वो पीछे की तरफ चला गया। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं ये हुआ है ओशन करंट्स में शिफ्टिंग की वजह से, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन इंडियन ओशन। ओशन करंट्स इस रीजन में मानसून के दौरान इन्फ्लुएंस रहते हैं। मानसून करंट्स जो रहते हैं आपके, ये सीजनल रिवर्सल होता है ओपन ओशन के करंट्स का, जो कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में फ्लो करते हैं। फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि डब्ल्यूजीसी की। तो डब्ल्यूजीसी ने इंडिया का गोल्ड कंजप्शन प्रोजेक्शन जो है वो 850 टन बढ़ा दिया है 2024 में। 1987 में इसको कुछ माइनिंग कंपनीज ने इसकी स्थापना की थी। ये अथॉरिटी आ जाती है गोल्ड पे, और ये यूनिक गोल्ड मार्केट्स और को एक्सप्लोर करती है, रिसर्च वगैरह कंडक्ट करती है। अब अगर हम गोल्ड एज ए कमोडिटी की बात करें, तो लीडिंग एक्सपोर्टर्स 2022 के हिसाब से स्विट्जरलैंड आ जाता है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये गोल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं। लीडिंग इंपोर्टर्स की बात करें तो भाई इसमें भी स्विट्जरलैंड आ जाता है, चाइना आ जाती है, इसके बाद भाई हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ जाता है, और यूनाइटेड किंगडम, और उसके साथ में इंडिया। टॉप प्रोड्यूसर्स में आ जाता है चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड देन रशिया। ठीक है, इंडिया में लार्जेस्ट रिसोर्सेज जो गोल्ड के हैं वो बिहार में आ जाते हैं 44%, उसके बाद राजस्थान 25%, देन कर्नाटक 21%, और इंडिया इसी के साथ साथ में सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी आ जाता है आफ्टर चाइना। आगे जाके बात करेंगे धैंचा की क्या है धैंचा? तो देखो भाई, धैंचा आपकी होती है ग्रीन मैन्योर यानी कि हरी खाद। ठीक है, ये आपकी होती है ग्रीन मैन्योर। इसको रिसेंटली तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जनरली इसको ग्रीन मैन्योर, सॉरी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कमेंस किया गया है। जनरली अगर देखा जाए तो फिर ये ग्रीन मैन्योर क्रॉप के तौर पे इंडिया में उगाई जाती है। ठीक है, ये थोड़ा ऐसी लंबी सी इसकी पत्तियां होती हैं, सॉरी पूरा लंबा ही हर्ब बोला जाता है इसे। ये पूरा पेड़ ही थोड़ा सा लंबा रहता है, और ये जनरली आपका वेट एरियाज में, जहाँ पर पानी काफी ज्यादा है और जो आपकी हैवी सॉइल होती है, वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे जानवरों को खिलाया जाता है, यानी कि लाइव स्टॉक को फीड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सॉइल इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम ग्रीन मैन्योरिंग की बात करेंगे, तो भाई जो आपके प्लांट्स होते हैं ग्रीन मैन्योर वाले, ये लेग्यूमिनस फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इनको सॉइल में जब लगाया जाता है तो फिर सफिशिएंट ग्रोथ भी इनकी अच्छी खासी हो जाती है। इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो सॉइल स्ट्रक्चर बढ़ता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, सॉइल लॉस आपका इरोजन से कम हो जाता है, खरपतवार यानी कि वीड जो होती हैं वो आपकी कम फैलती हैं, और इससे अल्कलाइन सॉइल जो है वापस आपकी न्यूट्रलाइज भी की जाती है। प्लस इससे ह्यूमस कंटेंट यानी कि ऑर्गेनिक मैटर भी सॉइल में बढ़ता है, और सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को ये स्टिमुलाई भी करता है। फिर बात की जाएगी पेमेंट पास की सर्विस की। तो मास्टर कार्ड जो है उन्होंने इंडिया को चूज किया है कि भाई हम अपनी पेमेंट पास की सर्विस इंडिया से लॉन्च करना चाहते हैं। इससे कस्टमर्स को एक नॉन ओटीपी बेस्ड सॉल्यूशन दिया जाएगा ट्रांजैक्शंस के लिए, यानी कि इसमें पास कीज इस्तेमाल की जाती हैं, टोकनाइजेशन इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टोकन्स जो रहते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक सिक्योर ऑनलाइन चेकआउट इंटरेक्शन हो सके कंज्यूमर के लिए, है ना। पेमेंट को कंफर्म करने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है, लाइक फिंगरप्रिंट हो गया, फेस स्कैन हो गया, पिन वगैरह हो गया, है ना। ये डिवाइस अवेलेबिलिटी के बेसिस पे रहता है। इससे अगर आप किसी तरह की क्या बोलते हैं पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं, या फिर ओटीपी वगैरह, ये जो पूरा सिनेरियो रहता है इसको पूरा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फास्टर और काफी सिक्योर ट्रांजेक्शन ये रहेगा। फिर हम बात करेंगे समुद्र प्रताप की। तो भाई पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जो है, ये भाई हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड का है। इसका नाम है समुद्र प्रताप, इसको लॉन्च किया गया है ना। ये बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा आईसीजी के लिए, और ये भाई सी कोस्ट के आसपास जो ऑयल स्पिलेज होती है उसको देखने का काम इसका रहेगा, कि भाई कहाँ कितना तेल फैला है, और उसको मिटिगेट करने का काम भी इसका रहेगा।
फिर हम बात करेंगे श्रीमंत शंकर देव की। असम गवर्नमेंट ने क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के साथ कि भाई श्रीमंत शंकरदेव चेयर जो है वो सेटअप की जाएगी, है ना। इनका जो जन्म है वो हुआ था आली पुखरी में। आली पुखरी में इनका जन्म हुआ था, जो कि असम की नौगांव डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। 16th सेंचुरी के संत थे, स्कॉलर थे, पॉलीमैथ, सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर। इन्होंने वैष्णव, अब जो वैष्णव पंथ होता है उसको प्रोपेगेट किया, जिसको कहा जाता है एक शरण हरि नाम धर्म। ठीक है। अब भाई ये क्या है, एक शरण हरि नाम धर्म में भगवान कृष्ण जो है उनको एक ही, मतलब कि उनको ही सिर्फ एक एटर्नल एब्सोल्यूट और एकमात्र भगवान माना जाता है। ठीक है। ये रिलीजियस सिस्टम मोनोथिस्टिक था। ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने वैष्णवाइज्ड मोनेस्ट्रीज, जिनको कहा जाता है सत्ता सेप्त्र, उनकी भी स्थापना की। इन्होंने नए तरह का म्यूजिक बनाया जिसको गौर गीत भी कहा जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस भी उन्होंने बनाई, जैसे कि अंकिया नाथ हो गया, उसके साथ में भावना हो गया, इसकी रचना भी इन्होंने की। डांस की रचना उन्होंने की, जिसे सत्रिया कहा जाता है। लिटरेरी लैंग्वेज की स्थापना की, उसको रचा, जैसे ब्रजवली हो गया, ब्रजवाली हो गया। ठीक है। और लिटरेरी वर्क्स में भक्ति प्रदीप, भक्ति रत्नाकर, कीर्तन घोष वगैरह आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने हाईलाइट किया है कि इंडिया की जो फिनटेक पावर प्रोग्रेस जो है वो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में 2024 में जो कंडक्ट हुआ अगस्त में 28 से लेकर 30 तक, उसमें हाईलाइट किया गया। और ये जो भाई हमारा GFF है, ग्लोबल फिनटेक जो फेस्ट है, इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल के द्वारा। ये 3 बॉडी शामिल थी। अब भाई अगर हम बात करेंगे फिनटेक की, भाई फिनटेक की बात क्या होती है, फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है। यानी कि ये रिलाई करता है टेक्नोलॉजी पे, क्लाउड सर्विसेज पे, ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज को कस्टमर्स तक पहुंचाया जा सके। लाइक भाई हमारा पेटीएम हो गया, हमारा फोन पे हो गया, या फिर यूपीआई वाली सर्विसेज जो। हमें इंडिया के ओवरऑल फिनटेक सेक्टर की अगर हम बात करें, तो जो एडॉप्शन रेट फिनटेक का इंडिया में आ जाता है वो आ जाता है 87%। यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन 87% जो है वो आपकी इसको एडॉप्ट करने को तैयार है और कर रही है, जबकि ग्लोबल एवरेज 67% ही आ जाता है। ग्लोबली भाई फिनटेक सर्विसेज का इतना ज्यादा प्रेवलेंस नहीं हुआ है ना। ये भाई हमारा हुआ है GAM ट्रिनिटी के द्वारा। GAM ट्रिनिटी मतलब कि जनधन, आधार और मोबाइल, है ना। इंडिया में वर्ल्ड के डिजिटल ट्रांजैक्शंस का 50% हो जाता है। हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें तकरीबन 31 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुआ है, और स्टार्टअप ग्रोथ आपकी 500% की पिछले 10 सालों में देखी गई है। फिर बात की जाएगी प्राइम मिनिस्टर लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर वर्धमान पोर्ट अंडर सागरमाला प्रोग्राम। इसका MOU जो है वो साइन किया गया था 2015 में, है ना। कि भाई वर्धमान पोर्ट जो है इसको एक मेजर पोर्ट के तौर पे डेवलप किया जाएगा, और ये महाराष्ट्र का 3rd पोर्ट कहलाएगा। तो भाई हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और उसके साथ साथ महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड जो है, ये आपके जॉइंटली इस पोर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। इनकी शेयर होल्डिंग 74% और 26% आ जाती है। ये पोर्ट आपका लैंड लॉर्ड पोर्ट मॉडल पे बनाया जाएगा। इस मॉडल में प्राइवेट प्लेयर्स क्या करते हैं, इसके सारे ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स के साथ में डील करते हैं, इसको चलाने का काम उनका रहता है। जबकि जो पोर्ट अथॉरिटी वही हमारी रहती है, वो एक रेगुलेटर यानी कि लैंडलॉर्ड की तरह काम करते हैं। ये कंट्री का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट होगा, जिसकी हैंडलिंग कैपेसिटी 23.2 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट होगा यूनिट्स का। ठीक है। और इसके साथ साथ ये इंडिया का लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट में से भी एक हो जाए। फिर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच सेटअप करने जा रहे हैं, ताकि स्टेट्स जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते हैं उसकी सीलिंग यानी कि उसकी अपर लिमिट पे बात की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि स्टेट्स के पास में ऐसा कौन सा राइट आ जाता है जिसके द्वारा वो अपनी बोरोइंग लिमिट जो है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, है ना। एक स्पेसिफिक बोरोइंग लिमिट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, इससे ज्यादा पैसा आप नहीं लेंगे, है ना, लेकिन वो उसको भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ साथ कोर्ट ये भी देखेगी कि भाई ऐसे जो रिस्ट्रिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं, तो क्या ये RBI के रूल के साथ एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट तो नहीं करते, कि भाई RBI जो पब्लिक डेप्ट मैनेजर है उसके तौर पे काम करता है। ठीक है। तो ये रेफरेंस आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा इससे पहले किया गया था, और ओरिजिनल सूट जो है वो आपका केरल गवर्नमेंट के द्वारा फाइल किया गया था इस रिस्पेक्ट।
तो भाई देखो, स्टेट की बोरिंग से देखिए हमारे कुछ स्पेसिफिक चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आर्टिकल 293 आ जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, मतलब कि ये पावर देता है स्टेट्स को कि भाई आप इंडिया के अंदर ही अंदर सिर्फ जो है बोरोइंग कर सकते हैं, आप अब्रॉड से नहीं मांग सकते। ठीक है। और ये किया जाता है सिक्योरिटीज, आप जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होती हैं उसको गिरवी रखने के बाद। इसके साथ साथ सेंटर भी जो है वो लोन्स दे सकता है स्टेट्स को, है ना। वो स्टेट्स को लोन दे सकता है अगर स्टेट्स गारंटीज देती हैं उन लोन्स के ऊपर। इसके साथ साथ स्टेट्स जो है वो आपकी किसी भी प्रकार के लोन को सेंटर की कंसेंट के बिना नहीं रेज कर सकते अगर उनके पास ऑलरेडी एक आउटस्टैंडिंग डेब्ट आ जाता है। नेट बोरोइंग सीलिंग की अगर हम बात करें, वो स्टेट्स के लिए 3% फिक्स है। जी, स्टेट की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उतना ही मांग सकते हैं ये। ठीक है। 2023 2024 के लिए तो भाई इतना ही आपका कर रखा है, और ऐसा 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा। अब आगे बात करेंगे एक रेयर लैंड ऑरिजिनेटिंग साइक्लोन जिसका नाम है आसन। वो फॉर्म हुआ कच्छ कोस्ट पे, गुजरात पे, है ना। टिपिकल साइक्लोन्स आपके होते हैं वार्म ओशन वाटर्स में। ठीक है। लेकिन आसन जो है ये आपको ऑरिजिनेट हुआ है एक डीप डिप्रेशन के ऊपर, जो कि गुजरात के लैंड एरिया के पास में आ जाता है, और ये इंटेंसिफाई हो गया ट्रॉपिकल साइक्लोन में ओवर द अरेबियन सी। कुछ इसका ऐसा डायरेक्शन रहा है। अब भाई इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से 3 ओकेशंस पे 1976, 1964 और 1944, इन 3 ओकेशंस पे साइक्लोन्स मेनलैंड इंडिया में ऑरिजिनेट हुए अगस्त के टाइम पे, और अरेबियन सी पे पहुंचते पहुंचते उनको काफी स्ट्रेंथ मिल गई। पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि भाई अनयूजुअल मॉनसून का विंड सिस्टम, है ना। मॉइस्चर जो है वो उनको अरेबियन सी से मिलना। ठीक है। और उसके साथ साथ सॉइल का मॉइस्चर उनको लैंड से मिलना, और इंडियन ओशन का काफी गर्म होना। फिर बात की जाएगी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम यानी कि ईडीआरएस की। ईडीआरएस एप्लीकेशन जो है वो 1 महीने के अंदर भर देनी चाहिए, जिस डेट पे आपको स्पेसिफाइड ऑर्डर रिसीव हो जाता है। यानी कि ईडीआरएस आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है उन्होंने ये नोटिफाइड किया है ईडीआरएस को 2022 में, ताकि लिटिगेशन रिड्यूस किया जा सके और जो भी एलिजिबल टैक्स पेयर्स हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ भी दिया जा सके। ठीक है। ईडीआरएस में टैक्स पेयर्स क्या कर सकते हैं, ई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम सिस्टम जो है उसको भाई आपका ऑप्ट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफाइड ऑर्डर के अगेंस्ट में। एग्रीगेट सम ऑफ वेरिएशन जो आपका किया जाता है, मतलब इसमें अलग अलग थोड़ी बहुत चीजें आ जाती है, टेक्निकलिटीज वाली चीजें आ जाती हैं उनमें। मैं नहीं चाहूंगा कि भाई आप लोग पढ़ें, क्योंकि वो थोड़ा काम की चीजें ही नहीं। ठीक है। हम आगे आके बात करेंगे अर्थ के एमबी पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एईएफ की। तो नासा का जो एंडोरेंस मिशन है, उनके मेजरमेंट्स जो हैं उसके द्वारा ये पता चलता है कि अर्थ की एम्बीपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है, और ये अर्थ के आयनोस्फेयर को शेप भी करती है। ठीक है। 2022 में एंडोरेंस को लॉन्च किया गया था, ये अर्थ की ग्लोबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखना के लिए इसको लॉन्च किया गया था। एईएस की बात करें तो ये बाई डायरेक्शनल वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि अपर एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। ठीक है। यानी कि 60 इयर्स एगो इनका हाइपोथेसिस दिया गया था, और ये तकरीबन भाई आपके 250 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे फॉर्म होती है, जहां पर एटम्स क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स में और पॉजिटिवली चार्ज आयंस। और भाई इस फील्ड के एब्सेंस में ये दोनों चार्जेस आपके इवेंचुअली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, है ना। पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग। तो भाई ये जो इफेक्ट होता है इस फील्ड का वो ये है कि एक्सटेंशन, क्या बोलते हैं, जो एटमॉस्फेयर की हाइट होती है भाई आपकी, है ना। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। तो इस तो भाई ये जो आपकी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये आपके ड्रिफ्ट कर जाते हैं पोलर विंड्स के साथ। ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा सिनेरियो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर की तरफ है, आयंस जो है उन्होंने ग्रेविटी का पुल फील किया, उसके बाद में यहाँ पर ओपन पोलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाती हैं। एम्बी पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बाइंड करती है इलेक्ट्रॉन्स को आयंस के साथ में, और इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है रिटार्डेड हैं वो आपके दोबारा से एक्सेलरेट करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं। फिर बात करेंगे नवरत्न स्टेटस की। तो देखो भाई, गवर्नमेंट ने नवरत्न का स्टेटस जो है 4 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को दिया है। एक तो आ जाती है भाई आपकी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरी आ जाती है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरी आ जाती है सतलुज दल जल विद्युत निगम,
और उसके बाद आ जाती है एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। जो भी पीएसयू जिनके पास ऑलरेडी मिनी रत्न का आपका फर्स्ट स्टेटस है, शेड्यूल ए स्टेटस है उनके पास में, उनको एक्सीलेंट की जो है रेटिंग्स दी जा चुकी हैं, वेरी गुड की रेटिंग्स आपकी दी जा चुकी हैं, है ना, और तकरीबन पिछले 3 से 5 सालों के अंदर। और उसके साथ साथ नवरत्न पब्लिक अंडरटेकिंग जो है ये अपनी नेट वर्थ का 30% तकरीबन इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर, जिसपे कैप 1000 करोड़ का लगाया है। फिर हम बात करेंगे अरावली इंजन्स की, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट किया है साफल हेलीकॉप्टर्स इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ कि वो अरावली इंजन को डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट जेन हेलीकॉप्टर्स जो आपके एचएएल के आ रहे हैं, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स IMRH जिनको कहा जाता है, उनमें लगाया जाएगा, उनको पावर किया जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ टेस्ट बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि DBMRH आ जाते हैं, उनको भी इसी से पावर किया जाए। अब सफल जो है ये एक जॉइंट वेंचर आ जाता है फ्रांस बेस्ड सेफ्रॉन हेलीकॉप्टर, ठीक है, और उसके साथ साथ में HLA। फिर जॉइंट बैंक अकाउंट फॉर पीयर्स, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI दोनों ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है कि क्वीर कम्युनिटी जो है वो जॉइंट बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और अपने पार्टनर्स को नॉमिनीज के तौर पे घोषित भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को यही डायरेक्टिव दी थी। हमारा एक केस आ जाता है नवतेज सिंह जौहर केस 2018 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स रिलेशंस को डीक्रिमिनलाइज किया था। सेम सेक्स मैरिजेस अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं है इंडिया में। ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 उनके वेलफेयर की बात भी करता है। फिर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट नमन की, तो इंडियन आर्मी ने पहला फेज जो है प्रोजेक्ट नमन का इसको लॉन्च किया है। इसको डिजाइन किया गया है ताकि एक डेडिकेटेड सपोर्ट और सर्विस जो है वो डिफेंस पेंशनर्स को दी जा सके, वेटरन्स को दी जा सके, उनकी फैमिलीज को दी जा सके। तो नमन आपका स्पर्श सिस्टम के आसपास ही सेंटर्ड है। स्पर्श का मतलब होता है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक है, और इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट टू सिटीजन इसको G2C कहा जाता है। सर्विसेज भी बिजनेसेस क्या बोलते हैं, सर्विसेज और बिजनेसेस जो है वो कंज्यूमर सर्विसेज को देगा। ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मैं टंग ट्विस्ट कर गई है। ये आपका स्पर्श के साथ में सेंटर्ड है। इसके साथ साथ ये G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज, और उसके साथ साथ B2C यानी कि बिजनेस टू सिटीजन कंज्यूमर सर्विसेज हैं वो भी अवेलेबल कराएगा। अब स्पर्श जो है ये आपका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि जो पेंशन के सैंक्शंस वगैरह होते हैं, डिसबर्समेंट रिक्वायरमेट होती है आर्म फोर्सेस की, वो इसके थ्रू किया जाता है ना। और उसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके फैसिलिटेशन सेंटर्स होंगे। एक MOU भी साइन किया गया है, ट्रिपाइटेड MOU है, जिसमें इंडियन आर्मी एक तरफ आ जाती है, कॉमन सर्विस सेंटर्स आ जाते हैं, और HDFC बैंक भी एक तरफ आ जाता है। फिर हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद की। 1905 टू 1979 इनका जीवन काल रहा। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो आपका मनाया गया। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है अगस्त 29 को, ताकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट किया जाता है। इनको हॉकी का जादूगर यानी कि हॉकी विजार्ड या मैजिशियन कहा जाता था अपनी स्टिक वर्क के लिए, गेम की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, इंडिया को गोल्ड ओलंपिक मेडल में उन्होंने गोल्ड दिलवाया 1928, 1932, 1936 में। पद्म भूषण जो है वो उनको 1956 में दिया गया। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए आपका जो जिसने भी पिछले 4 सालों में दिया हो उसको ये इन दी एंड मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि भाई अपकमिंग जो हमारे CDS 1 2025 और CAPF AC 2025 के जो बैचेस हैं, CDS वाला 100 दिन का बैच है यानी कि 3 महीने से थोड़ा ज्यादा। ये वाला ये जो बैच है हमारा हमारा टोटल 7 महीने। दोनों की ड्यूरेशन अलग है, दोनों की फीस अलग है, दोनों की और भी बहुत सारी डिटेल्स अलग है। वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया, बट स्टिल 8839961158 पर आप DM कीजिए और इनकी डिटेल्स ले सकते हैं, आप इनरोल कर सकते हैं। 1 जनवरी से हम दोनों के दोनों बैचेस को स्टार्ट करेंगे, तो लाइव क्लासेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, खासकर CAPF के लिए। ठीक है, एंड बस इतना ही कहना था। सी यू इन द मैच।